छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर। नई शिक्षा नीति के तहत इतिहास मेजर विषय की बात करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है इकाई 3 दर्शन, फिलॉसफी क्या होती है। तो इधर उधर की बात न करते हुए सीधे सीधे हम दर्शन की बात करते हैं। दर्शन होता क्या है? जब कोई व्यक्ति महान होता है, महापुरुष होता है, अपनी विचारधारा दे के जाता है, अपना एक प्लेटफॉर्म दे के जाता है। उसके विचार क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, उन कार्यों को हम जब पढ़ते हैं एक ब्रॉड लेवल पर, एक बड़े लेवल पर, हम दर्शन के रूप में उनके जानना चाहते हैं। और भारत तो विभिन्न धर्मों की, संप्रदायों की संपत्ति रहा है, इसलिए धर्म और दर्शन की हम बात करते हैं। धर्म की हमने बात कर ली, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, इस्लाम, यहूदी, विभिन्न संप्रदाय की बात कर ली, शैव, वैष्णव, शाक्त। ठीक ऐसे ही दर्शन की बात करेंगे। भारतीय धार्मिक परंपराएं 2 महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। हर एक धर्म पहला भाग व्यवहारिक तथा कर्मकांड प्रधान होता है, दूसरा चिंतन प्रधान अथवा आध्यात्मिक। हमारे मनुष्य के जीवन में एक कर्मकांड है, दूसरा आध्यात्मिक है, ईश्वर की प्राप्ति है। दर्शन का संबंध इसी भाग से है। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है। दृश्य मीन्स क्या होता है? देखना होता है, जिसका अर्थ होता है देखना। दर्शन शास्त्र भी देखने के सारे कार्य करता है। यह जगत की उसकी समग्रता में समग्रता, मूलभूत अवधारणाओं की व्याख्या तथा आत्मा और ज्ञान की विवेचना करता है। आचरण के मूल्यांकन हेतु नैतिक नियमों का निर्धारण करता है कि हम जो कर रहे हैं, फिर उसको हम देख रहे हैं, क्या वो हमारे जो काम किया वो सही है या गलत है। जो काम किया है उसको देख रहे हैं, वही दर्शन होता है, वही दर्शन होता है। आस्तिक दर्शन का आशय, आस्तिक का अर्थ होता है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। आस्था और क्या होता है? एक आस्थावादी होता है, दूसरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे आप। सबसे पहले वैदिक साहित्य में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और यह माना गया है कि संसार प्रत्यय और पदार्थ के संयोग से बना है। संसार किससे? प्रत्यय और पदार्थ के संयोग से बना है। आस्तिक दर्शन के 6 भाग होते हैं। जब हम आस्तिक दर्शन की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो हमें आस्तिक और नास्तिक, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो नास्तिक की अपन बाद में बात करें, पहले आस्था की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आस्तिक में कितने दर्शन होते हैं? 6 में से पहला दर्शन है न्याय दर्शन। इस दर्शन का मूल जो ग्रंथ है गौतम द्वारा रचित, गौतम मीन्स गौतम ऋषि द्वारा रचित न्याय सूत्र है। इसका मूल सार यह है कि प्रमाण के अभाव में सत्य असत्य की विवेचना असंभव है। अगर हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास क्या है? प्रमाण है, तो सत्य और असत्य की विवेचना क्या है? असंभव है, प्रमाण है। तो न्याय दर्शन आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। न्याय दर्शन क्या कहता है कि नहीं, आत्मा है, आत्मा नाम की कोई न कोई चीज है। यह आत्मा इंद्रियों में सर्वथा भिन्न होती है। हमारी जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं उससे क्या है? भिन्न है। यही इंद्रियों को संचालित करती है। कौन? आत्मा। शरीर का आत्मा से गहरा संबंध है। शरीर कर्म का माध्यम है। आत्मा को कर्म के कारण दुख होता है। आत्मा को कर्म के कारण क्या होता है? दुख होता है और सुख भी होता है। एवं आत्मा शरीर के बंधन से बंधी रहती है। आत्मा क्या है? शरीर का जो बंधन है,
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार उससे बंधी हुई होती है। जैसे ही कर्मफल भोग लेता है, आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक। तो योग दर्शन क्या बोल रहा है? सॉरी, न्याय बोल रहा है कि आत्मा होती है मनुष्य का और उसका आपस में बहुत क्लिष्ट संबंध है। बिना आत्मा के शरीर अधूरा है, बिना शरीर की आत्मा अधूरी है, जो इंद्रियों से परे है। ठीक। दूसरा हमारा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। यह दर्शन कणादि या उलूक वैशेषिक सूत्र से मिलता है। इस दर्शन से भी न्याय दर्शन की भांति तत्व ज्ञान को महत्व दिया गया है। एलिमेंट क्या है, शरीर के अंदर तत्व क्या है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार एक गुण का अंत होता है। जब एक गुण खत्म होता है, दूसरा गुण उत्पन्न होता है। जैसे एक कोरा कपड़ा रंगने पर कोरा कपड़ा समाप्त होकर रंगीन बन जाता है। इसी प्रकार जब एक हमारा गुण समाप्त होता है, दूसरा क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। जब दुख समाप्त होता है, सुख हो जाता है, सुख मिलता है तो दुख होता है। अब सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य सूत्र की देन है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को जगत का मूल माना गया है। प्रकृति को, अब शरीर और आत्मा कुछ नहीं है, जो मूल है क्या है, हमारी पृथ्वी है, प्रकृति है, जिसके 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें सत्व में प्रकाश है, रज में गति है, तम में स्थिरता एवं अवरोध है। चेतना में इनमें गति आती है। चेतना के योग से प्रकृति में वृद्धि होती है, जिसमें अहंकार उत्पन्न होता है। इसी चेतना को सांख्य दर्शन के रूप में या सांख्य दर्शन पुरुष के रूप में मानते हैं। बंधन में होने पर पुरुष प्रकृति एक होते हैं, मोक्ष प्राप्त होने पर पुरुष मुक्त हो जाता है। जब कोई बंधन होता है तो पुरुष और प्रकृति दोनों मिल जाते हैं, फिर आगे चल के वो आपस में छूट भी जाते हैं। इसलिए छूटते हैं तो उसी को हम मोक्ष बोलते हैं। योग क्या है? इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ पतंजलि का योग शास्त्र है। इस दर्शन में चित्त की व्याख्या की गई है। योग तो आप जानते हैं, सुबह शाम करते होंगे, और नहीं करते हैं तो करते रहिए। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। योग में क्या है? चित्त है, मन है, बुद्धि है और अहंकार के सम्मिलित स्वरूप को माना गया है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार जब बात करते हैं तो वो योग होता है। यह चित्त स्थिर होता है, इसको एक ही विषय में लीन रखकर स्थिर बनाया जाता है। चित्त कैसा होता है? स्थिर होता है, इसको एक ही विषय में लीन रख करके स्थिर बनाते हैं और इसे यंत्र, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा स्थिर बनाया जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन पर बैठते हैं, यंत्र नियम करते हैं, नियम संयम जिसको कहते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं योग दर्शन। अब आता है मीमांसा। मीमांसा दर्शन का प्रारंभ ग्रंथ जैमिनी द्वारा लिखित है पूर्व मीमांसा। इस दर्शन के प्रतिपादकों का मत है कि कर्म के कारण ही पदार्थों में संयोग और वियोग होता है। मीमांसा बोल रहे हैं कि व्यक्ति का कर्म है तो कारण है, तो जो पदार्थों से संयोग होता है और वियोग होता है वो कर्म के कारण होता है, वो प्रकृति के कारण पदार्थ के कारण होता है। इससे शक्ति पैदा होती है। इसके अनुसार आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष संभव है। जैमिनी ने स्त्रियों को भी यज्ञ का पदाधिकारी माना है। जैमिनी क्या कहता है कि जो स्त्रियां हैं, जो महिला हैं, वो क्या है? यज्ञ की अधिकारी होती हैं। ये कौन कह रहे हैं? मीमांसा कह रहे हैं। मीमांसा का मुख्य कारण क्या है? कर्म के कारण पदार्थों में संयोग वियोग। जैसा हम कर्म करें वैसे संयोग होगा और जैसा करें वैसा वियोग होगा। तो इसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति मिलता और जुलता है और दूर भी होता है। वेदांत दर्शन। ऋषि बादरायण का वेदांत सूत्र तथा ब्रह्म सूत्र इस दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है।
क्या है? ब्रह्मसूत्र इसका क्या है? ग्रंथ है। शंकराचार्य ने इस दर्शन की विशद विवेचना की है। उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया कि संसार की विविधता में ही एकता है। संसार की क्या है? संसार विभिन्न प्रकार से, लेकिन फिर भी एकता में रहता है। इस संसार में विभिन्न वस्तुएं एक सत्ता के अधीन हैं। जो भी कोई वस्तुएं एक सत्ता की क्या है? अधीन है। जो अनंत सत्य ज्ञान है, जो अधीन है वो क्या है? सत्य ज्ञान है और अनंत है। सत्ता ही ब्रह्म है, जिसमें ऐसी शक्ति जो भिन्न भिन्न रूप में प्रदर्शित हमें देखने को मिलती है। इसी शक्ति को माया या प्रकृति कहते हैं। ब्रह्म स्वरूप में सब लोग सब भिन्न हैं, लेकिन माया के कारण ईश्वर माना जाता है। माया के कारण क्या मानते हैं? ईश्वर माना जाता है। ब्रह्म की सत्ता भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों पर आधारित होती है। भूत, भविष्य, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों पर ही आधारित होती है। अतः हम कह सकते हैं ब्रह्म और जगत दोनों ही सत्य है। ब्रह्म और जगत दोनों ही क्या है? सत्य है। इसलिए हम इसको अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं। शंकराचार्य ने इसे हिंदू धर्म की मुख्य आधार बनाया गया है। तो इस तरीके से 6 दर्शनों को हम पढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? क्या किसे कहते हैं? परिवार है, समाज है, देश है और विश्व है। इसको वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव मीन्स पृथ्वी होती है। एक कुटुंब कबीला के रूप में हम रहते पूरे संसार। तो परिवार, समाज, देश और विश्व उसी में आता है। वसुधैव एक ही धरा पर रहने वाले लोग वसुधरा कहते हैं। वसुधरा मीन्स पृथ्वी होती है। वसुधैव कुटुंब का मतलब होता है जहाँ एक और पूरी वसुधा अर्थात हमारी पृथ्वी एक परिवार के रूप में हम सबको बांधती है। ऊंच नीच छुआछूत है वो बात अलग है, लेकिन क्या है? एक रूप में मानती है। वहीं पर भावनात्मक रूप में मनुष्य को अपने विचारों और कार्यों को प्रभाव प्रस्तुत करने की बात करती है। क्या है? भावनात्मक रूप से मनुष्य को अपने विचारों और कार्यों को प्रभाव को विस्तृत करने की बात कहता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे हिंदू धर्म जिन्हें सनातन कहते हैं उसका मूल आधार है। हमारे धर्म में ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में संस्कार का ये घोतक भी है। यानी संस्कार के विद्वान रहते हैं। विश्व स्तर पर भारतीय विचारधारा का ये मूल आधार है। विश्व स्तर पर भारतीयों की मूल विचारधारा का आधार क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है। और शाब्दिक अर्थ है धरती ही परिवार है। संसद भवन के प्रवेश कक्ष में लिखा हुआ है महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक 71 में इस प्रकार है, अर्थात मेरा बंधु है, मेरा बंधु नहीं है। ऐसा विचार भेदभाव छोटी चेतना वाले व्यक्ति करते हैं। उदारचरित व्यक्ति संपूर्ण विश्व को एक ही परिवार। जो व्यक्ति महान है, जैसे गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार में जो भी प्राणी रहते हैं मैं सभी का कल्याण करना चाहता हूँ। प्राणियों की बात करें, मनुष्य की बात नहीं कर रहे। जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान जो भी रहते हैं उनके कल्याण की बात करते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत के महान विचारकों ने और सम्राटों ने विश्व के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास किया है। उदाहरण के लिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक को युद्ध की बुराइयों से जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने दुनिया को विश्व की शांति का संदेश देने का काम किया और युद्ध से घबराकर बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब बौद्ध धर्म को स्वीकार, देखो कहाँ से आई? वसुधैव कुटुंबकम की भावना बुद्ध से आई है, गौतम बुद्ध से आई है। गौतम बुद्ध कहते हैं दुनिया के सभी प्राणी एक हों, कल्याण हो। दुनिया के सभी प्राणी का कल्याण हो, कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। ये बुद्ध की फिलॉसफी है। सम्राट अशोक ने इसको चरितार्थ किया। सम्राट अशोक ने सबको बताया है।
आगे चल के उन महान भारतीय संस्कार के स्तंभ का उदार विस्तृत चरित्र भी है, जिसे वसुधैव कुटुंब की भावना से दर्शाया। बौद्ध धर्म यह संदेश भारत में नहीं अपितु दुनिया को ही देता है। जबकि वहीं जितने भी देश विदेशी हमारे देश में आए और रहने लगे, और कुछ लोग ऐसे जो लूटपाट करके अपना गुजारा बसारा करते थे। इतना होते हुए हमारा इतिहास बताता है कि भारतीयों ने सदैव सभी देशों की संस्कृतियों, भाषा, धर्म, आदर का सम्मान किया और सहज ही उनको हमने सहज लिया। वसुधैव कुटुंब की भावना सुभाषित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की आत्मा में वसुधैव कुटुंब की भावना को विकास करना पड़ेगा, पुष्पित करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलकर परिवार बनाता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, देश मिलकर ही विश्व का निर्माण करते हैं। सभी मनुष्यों का निवास है। सभी मानव एक दूसरे जो दो पैर वाले हैं, बिना पैर वाले हैं, सभी को मिलकर के ये भावना हम जागृत करते हैं। आखिर हमारे विचारकों, ऋषि मुनियों आदि वसुधैव कुटुंब की भावना को जनमानस में संस्कार के रूप में प्रदर्शित किया है। कारण यह है कि अलग अलग भूखंडों में, अलग अलग परिस्थितियों में रूप, रंग, खान पान, रहन सहन, प्रकृति के आधार पर उनका व्यवसाय, उनका कर्म थोड़े अलग अलग हुए। इसलिए ऋषि मुनियों ने मनुष्य के उत्थान के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के समानता स्थापित करने का प्रयास किया। यह विश्व शांति के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य उसमें भिन्नता के कारण हमेशा एक दूसरे से युद्ध करता है, यानी अपनी अपनी परिस्थितियों को जगाने के लिए, अपनी अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए, यानी अहंकारवादी भावना या विस्तारवादी भावना या साम्राज्यवादी भावना की वजह से वो एक दूसरे पर युद्ध करते रहे। आज भी वसुधैव कुटुंबकम भारत की विदेश नीति की एक नींव है। इसके अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे यही एक सटीक उदाहरण हम अभी हाल में जो घटना को देखें, यमन में भारी हिंसा हुई। यमन जो द्वीप है, देश है, वहाँ पर भारी हिंसा हुई, बमबारी हो रही थी। उस तबाही के बीच यमन के उपद्रवग्रस्त लोग, फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत के लोगों द्वारा उस देश में हालांकि बहुत उनका बचाव किया और ऑपरेशन का सफल हुआ। ये उदाहरण में देखने को मिलते हैं। हमारी धरती ने अपने ऊपर जो आडंबर का चादर ओढ़ा रखा था, वह एक और समान से दिखता नहीं। धरती से चांद और सूरज भी एक से दिखते हैं। यदि वसुधैव कुटुंबकम का आध्यात्मिक दृष्टिकोण समझने का प्रयास किया जाए करें तो ये बताता है कि अधिक से अधिक लोगों के आत्मीयता के बंधनों में बांधा जा सकता है, सभी को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। यह हर मानव को सुख दुख को मिलजुल कर बांटना चाहिए। यह ज्ञान देता है कि व्यक्ति को अपने अधिकार को गौण रखते हुए कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अधिकार अपने छिपा लेना चाहिए, लेकिन जो उनका कर्तव्य वो जरूर करना चाहिए। ज्ञान देता है और उसको आनंद से मिलना चाहिए। अगर अपनी मित्रता से ऊपर उठें, उदार चरित्र बने, सारे धर्मों से बढ़कर मानवता को एक धर्म माने, घृणा आदि भेदभाव को भूलें, वसुधैव कुटुंबकम का अपना और सपना पूरा साकार हो जाएगा। अगर भारत देश से जाति पाति, ईंच नीच, छुआछूत का खत्म करनी है तो आपस में भाईचारा रखना पड़ेगा। भाईचारा रखना पड़ेगा, एक दूसरे को द्वेष न देखें, एक दूसरे की मारपीट न करें, दबंगाई नहीं करें। तो जब हम किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, तो जरूर हम एक हो जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना तब हमारे मन में जागृत होगी, तब आपस में एक ही जाति के लोग हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो फिर हम आपस में ऊंच नीच क्यों करते हैं? अगर हम ऊंच नीच करते हैं तो हम जरूरी वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं कर सकते। हमें सबको मिलजुल कर एक रहना है। भारतीय संविधान सबको ये अधिकार देता है कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक स्वतंत्रता है, शिक्षा संस्कृति का है और समय उपचारों का अधिकार है। ये सारे अधिकार हमें मिले हैं। हमें इन अधिकारों का बखूबी से पालन करना है और हमें किसी को ऊंच नीच नहीं मानना है। तब जाकर के वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में उतरेगी, गले उतरेगी। ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। अब वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उसके 7 सिद्धांत हैं।
एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है। क्या है? एक नई विश्व की जो व्यवस्था है उसका हमें निर्माण करना है। तो उसमें पहला पॉइंट है, एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है। किसका? विश्व नई व्यवस्था का निर्माण करना है। वसुधैव कुटुंबकम भावना के साथ विश्व को एक परिवार के रूप में मानने, एक परिवार के रूप में बनाने और नई व्यवस्था बनाने के लिए हमें इन पर 7 सिद्धांतों का पालन करना होगा। ठीक, अगर हम सच में विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो जो सिद्धांत है उनका हमें पालन करना पड़ेगा, तब जा कर के हमें ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास कर सकते हैं। एकता का पहला सिद्धांत है, एकता का पहला सिद्धांत है, सभी व्यक्ति एक विशिष्ट तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं, संपूर्णता में पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, सभी का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्या है? हमें एक दूसरे का सम्मान करना है। और दूसरा स्वीकृति सहिष्णुता का दूसरा सिद्धांत है। स्वीकृति सहिष्णुता का दूसरा क्या है? सिद्धांत है। सहिष्णुता व्यक्तियों के बीच और सामाजिक व्यवस्थाओं और देशों के बीच अंतर धार्मिक सहमति और संबंध पर काम करती है। दूसरा क्या है? कोई किसी भी धर्म को मानता है, लेकिन हमें एक दूसरे के धर्म का आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। चौथा नंबर है सहयोग सम्मान का तीसरा सिद्धांत है। भले हम किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति हैं, लेकिन हमें एक दूसरे का सहयोग करना है और सम्मान भी करना है। अगर हम इसको स्वीकार करते हैं, जरूर ये देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत रहेगा। चौथा सिद्धांत है प्रेम का। वसुधैव कुटुंबकम ये तीसरा जो दिशा निर्देश हैं, दुनिया एक परिवार है जिसका सारा सार मिलकर आता है। मैं कौन हूँ इसके अलावा शांति से जीवन जीने के लिए आवश्यक है। विभिन्न धर्मों, विभिन्न समाजों के बारे में अपनी समझ विकसित करें। सभी परिस्थितियों में जीवित है चीज़ों के लिए सहानुभूति होना चाहिए। सहानुभूति, एकजुटता और विश्व सद्भाव की स्थापना बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म क्या कहता है कि दुनिया से करुणा मैत्री का भाव रखो और उसके साथ में हमें सद्भाव से अपने संपूर्ण देश में क्या रखना चाहिए? सद्भाव रखना चाहिए, सद आचरण करना चाहिए, दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए, तब जाकर के हम विश्व बंधुत्व की बात कर सकते हैं। छठवां है अहिंसा का छठा सिद्धांत है, शांतिपूर्ण व्यक्ति के लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार है। शांतिपूर्ण जो व्यक्ति होता है उसके लिए संपूर्ण परिवार क्या है? एक है। वह न किसी से डरेगा, न किसी को डराएंगे। ठीक, अगला है विनिमय का सिद्धांत, 7वां नंबर जो है। चौथा दिशा निर्देश प्रवचन का सिद्धांत है, संवाद के माध्यम से सद्भाव हासिल किया जा सकता है। सद्भाव यानी जब हम आपस में बैठेंगे, उठेंगे, बात करेंगे, तभी तो समस्या का समाधान होगा। जब हम बातें नहीं करें तो कहाँ समस्या का समाधान होगा? तो धर्मों के बीच संवाद सामान्य संबंध और विश्वासों की अधिक गहन समझ पैदा करता है और ईश्वर के अधीन एक परिवार में रहने की हमारी सारी सहायता करती है। इस संस्कृति सौहार्द भी हमें अपने देश में विकसित करना पड़ेगा। अंत में यही कहूँगा कि जो मनीषी हुए हैं, जो प्रखर बुद्धि से, अंत में इसका सिद्धांत यही है कि हमें विभिन्न जाति धर्मों के लोग हैं, लेकिन हमें एक रहना पड़ेगा। जाति, धर्म, मजहबों को त्याग करके समानता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम अपने देश को विश्व बंधुत्व में बांध सकते हैं। अगर हम जातिवाद, छुआछूत, आडंबर, अंधविश्वास को अपनाते रहेंगे, जरूर ही हमारा देश कभी विश्व बंधुत्व की बात नहीं कर पाएगा, वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं कर पाएगा। इसलिए जो छोटी छोटी बातें हैं उनको छोड़ करके, त्याग करके हमें एक होना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक मंत्र दे सकते हैं विश्व बंधुत्व का। इसलिए हमें ये सब
देखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीय भारतीय राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। यानी जो धर्म है, जाति है, भाषा है, ये किस तरीके से हमारे उसको क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत एक प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाला देश है। इस सबको आपको पता है, मुझे ही पता है। ये विशाल देश भी है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर के बसे हैं। विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृति हैं, धर्म हैं, जातियां हैं, एक दूसरे से समाहित हो गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, विभिन्न धर्मों के लोग, संप्रदाय के लोग आपस में मिल गए और उनमें आगे चल के भारत एक ऐसा देश बना जिसमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। जब राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई तो जरूर हम एक होने की तैयारी करने लगे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक कई भाषाएं, कई बोलियां बोली जाती हैं और इनका प्रभाव एक दूसरे की सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा और राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ा। कुछ इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था भारत में रही। जाति प्रथा, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिक का गहन प्रभाव भारत पर पड़ा। सामाजिक संरचना का प्रभाव राजनीतिक पर अनिवार्य हो गया। जैसे धारणा संकुचित होने लगी। जब राजनीतिक चेतना जागृत होती है तो व्यक्ति जरूरी द्वेष की और स्वार्थ की भावना रखता है। उन्होंने भारतीय समाज को कई छोटे बड़े भागों में बांट दिया। संकीर्ण मानसिकता होने लगी। भारत में विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलाप और गतिविधियां प्रभावित होने लगी। भारतीय राजनीति पर क्षेत्रीयता के प्रभाव। अब भारतीय राजनीति पर क्षेत्रीयता कैसे प्रभाव पड़ा। जी कहता है कि जी इलाका मेरा है, जे इलाका मेरा है, वो किस तरीके से विकसित हुआ। क्षेत्रवाद एक भयंकर राजनीतिक बुराई है। हमें किसी भी जाति और धर्म के आधार पर, बोली और भाषा के आधार पर क्षेत्रों को नहीं बांटना है। इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि क्षेत्रीयता के से हमारा तात्पर्य एक देश या देश के किसी भाग से है, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक हो। क्या क्षेत्रीयता का मतलब क्या है। हमारा तात्पर्य एक देश या एक किसी भाग से है जो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। अपना पृथक अस्तित्व चाहता है व्यक्ति। क्या चाहता है। पृथक अस्तित्व चाहता है। उसके लिए ये कमीनापन की बात करता है। कमीनापन का मतलब होता है कि जो मेरा इलाका है इसमें कोई नहीं घुसेगा, ये बदमाशी नहीं है तो क्या है। इसलिए संपूर्ण देश हमारा है। कोई क्षेत्रवाद, भाषावाद नहीं होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए भी नहीं होना चाहिए। अगर हम क्षेत्रवाद की बात करते हैं जरूर हमारा देश बढ़ जाएगा, टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। हमें उसको बचाना है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में क्षेत्रवाद का अर्थ है। अब भारतीय राजनीति उसमें क्या है। राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा किसी प्रांत के प्रति विशेष लगाव, प्रेम दिखाना है। हम अपने ही देश को, प्रदेश को चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन विशेष क्षेत्र को न चाहते। लेकिन राजनीतिक तौर पर हम अपने क्षेत्र को चाहते हैं। भारत में संकुचित प्रवृत्ति संपूर्ण देश में व्याप्त है। हर विधायक, सांसद कहता है ये मेरा क्षेत्र है, अच्छी बात है, लेकिन वो पूरे भारत का नागरिक है। उससे पहले उसको तो पूरे देश को देखना है, प्रदेश को देखना है, सभी विधानसभाओं को, सभी लोकसभाओं को देखना है। तो ये कैसी है, मानसिक कैसी है, संकुचित प्रवृत्ति है। इसी से प्रोत्साहित होकर यहाँ अनेक आंदोलन किए जाते हैं और इसी से प्रोत्साहित होकर क्या करते हैं, प्रोत्साहित होकर अनेक आंदोलन किए जाते हैं। भारत में क्षेत्रवाद कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर संभवतः शंकराचार्य ने भारत में 4 पीठों की स्थापना की है। भारत में वर्तमान क्षेत्रता की जो प्रकृति है वह ब्रिटिश काल के दौरान अस्तित्व में आई है। ब्रिटिश शासन को चलाने के लिए विभिन्न प्रांतों का निर्माण करना पड़ा। बाद में भारत की आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक परिस्थितियों ने इसे और अधिक विस्तृत बना दिया। इसी क्षेत्रवाद की समस्या के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र राज्य संबंधों की समस्या उत्पन्न हुई तथा राज्यों के पुनर्गठन में उनमें बाधाएं उत्पन्न हो गई।
समस्या हमें ब्रिटिश साम्राज्य से विरासत में मिली है, परंतु आज इसने भारत में उग्र रूप धारण कर लिया है। इसी के आधार पर हमें समय समय पर पृथक राज्यों की मांग सुनाई देती है। इसी प्रकार मांगों को लेकर भारत में कई बार आंदोलन भी चलाए गए हैं कि हमारा क्षेत्र है, हमारा इलाका है, हमारा जिला है, हमारी तहसील है, हमारा प्रदेश है। इन आंदोलनों के फलस्वरूप पंजाब हरियाणा का पृथक्करण भी हुआ। इसी के आधार पर असम राज्य का गठन हुआ और बम्बई राज्य का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। इसी क्षेत्रवाद के आधार पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार, इन सारी मांगों की ही देखने को हमें मिली है। भारत में क्षेत्रवाद के कारण केंद्र और राज्य के संबंधों में तनाव आया है। क्षेत्रवाद के कारण ही जब राज्य में विरोधी सरकार केंद्र विरोधी होती है तो सरकार के निर्देशों की उपेक्षा करती है। केंद्र ऐसे राज्यों के मामले में उपेक्षा की नीति बरतता है। केंद्र क्या करता है, फिर उपेक्षा की नीति बरतता है, काम करता है। राज्य सरकारों का अधिक स्वायत्तता की मांग क्षेत्रवाद का ही परिणाम है। भारत में संविधान द्वारा केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, किंतु क्षेत्रीय असंतुलन और कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा ने राज्यों को असंतोष पैदा किया है। राज्यों की इसी समस्या के हल के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। क्या राज्यों की जो समस्या, उनकी समस्या समाधान के लिए किसका गठन किया? सरकारी आयोग। भारत के लोगों में अब राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों की भावना ज़्यादा महत्व देती या देखने को मिलती है। इस प्रवृत्ति के कारण भारत में विभिन्न राज्यों के आपस में तनाव बढ़ा है और कभी सीमा को लेकर, कभी नदियों को लेकर, कभी खेतों को लेकर, कभी खलिहान को लेकर के, कभी अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर, कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर के ये विवाद हमें देखने को मिलता है। जैसे नर्मदा को लेकर के मध्य प्रदेश गुजरात के बीच तीव्र विवाद उत्पन्न हुआ है। क्षेत्रवाद की अति उग्रता के कारण ही दो राज्य भारतीय संघ में अलग होने के मांग सुनने को मिली है। ऐसी मांग सर्वथा मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने उठाई थी। मिजो और नागा विद्रोही अति उग्रवादी राष्ट्र विरोधी बन गए हैं। खालिस्तान तो भारतीय राजनीति के लिए इर्द बना हुआ है। भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों का क्षेत्रता के आधार पर क्या हुआ है, गठन हुआ है। तेलुगु देशम, DMK, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हरियाणा विकास पार्टी, ये सब क्या क्षेत्रता की बात करती हैं। भारतीय राजनीति और जाति प्रथा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, इसको बहुत ध्यान से सुनना। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय भारत में जाति प्रथा एक दूषित सामाजिक बुराई माना जाता था। इसलिए ऐसी आशा है कि स्वतंत्रता के बाद क्या है, इस संकुचित प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिली और बढ़ भी गई है। परंतु भारत में स्वतंत्रता बाद ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक दलों ने जाति के एक मंच बना लिए हैं। इसमें आवश्यक बुराई स्वीकार नहीं किया गया, परंतु उपरोक्त कारणों से भारतीय राजनीति जाति प्रथा का प्रभाव हमें और देखने को मिल रहा है। छुआछूत कम हुई है, लेकिन जाति प्रथा, जातिवाद बढ़ा है। प्रसिद्ध विद्वान रूडोल्फ ने भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति और दूरी है, जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों तरीकों की खोज की जा सकती है। यद्यपि एक जाति ऐसा माध्यम बन गई, इसके द्वारा भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। यानी इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जाति को मानते हैं, उन्होंने उस जाति को लोकतंत्र से जोड़ दिया है, राजनीति से जोड़ दिया है। रूडोल्फ इस बात को बोलते हैं। जाति भारतीय राजनीति का आधार नहीं बनी है। यह वैदिक युग, रामायण, महाभारत ये आधार बनी रही। केवल जातियां बदली हैं। पहले प्रजातियां अब वर्णों से निकली हैं। कर्म आधारित जातियां प्रधान हो गई हैं। जिनका जो कर्म है वो जातियां क्या हैं, अब मुख्य भूमिका में आ गई हैं। और आगे चल के इन सारी जातियों का राजनीतिकरण एक समस्या हो गई है। आजकल समाज में जब आधुनिकीकरण होता है तो जाति का प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। बड़े बड़े जातियों के समूह तैयार हो गए हैं, जबकि देश के लिए बड़े घातक हैं। और ये अपनी अपनी जातियों में अपने अपने शिक्षा की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठित जातियों के लिए
शिक्षा का प्रचार प्रसार तो करें लेकिन अपनी अपनी जातीयता को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस काम का जो इस ऐसा काम करते हैं वो देश के लिए घातक होता है। इस कारण से इन जातियों ने अपने राजनीतिक संगठन भी बनाए हैं। भारत में विभिन्न जातीय समूह, दबाव समूह जिनको कहते हैं, बन गए हैं। क्षत्रिय महासभा, दलित वर्ग संघ, पिछड़ा वर्ग संघ, गुर्जर गुर्जर महासभा और ब्राह्मण महासभा, जाट महासभा। इस प्रकार की सभा, ये समितियां या क्षेत्रीय दल या राजनीतिक दल बन गए हैं। भारत की एक विडंबना है कि यह समाज जाति के आधार पर संगठित ही है। यहाँ विभिन्न जातियों के संगठन चूंकि शक्तिशाली हैं, अतः राजनीति के इस संगठनों के आधार पर हमने आपको संगठित कर चुनाव में वोट प्राप्त करने के अधिक सहूलियत प्राप्त की है। इसी आधार पर ये दल सत्ता प्राप्त करते जाति समूह बने जाते हैं, वोट बैंक का काम करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर जातियां राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। भारत में जातिगत आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अन्य पिछड़ी जातियां भी इसी दौड़ में लगी हुई हैं। आज स्थिति है कि सत्तारूढ़ विरोधी दल दोनों ही इसी आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और मत प्राप्त करते हैं और मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो मंत्रिमंडल में भी विभिन्न जातियों के लोग न होते हुए जो जिस दल का व्यक्ति है वो उसी दल के व्यक्तियों को, यानी उस जाति के व्यक्तियों को ज़्यादा उसमें रखता है। तो ये भी भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए ये घातक है। साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है? साम्राज्यवाद का अर्थ है कि हमें अपने अपने धार्मिक संप्रदाय के कट्टर होते चले जा रहे हैं, और एक कट्टरता ही हमारे देश के लिए बड़ा घातक होती है। इस कट्टरता से बचने के लिए हमें लिबरल होना चाहिए, जिससे हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था किसी प्रकार से बनी रहे। अगर हम कट्टर होते चले जाएंगे तो एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते रहेंगे। जब दुश्मन मानते रहेंगे तो हम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। जब तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो भारत अखंड है, विखंडित हो जाएगा। इसलिए हमें अपने धर्म, मजहब जो अपनी जगह पे हैं, लेकिन भाईचारे के रूप में हमें रहना पड़ेगा। और भारत में सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा मिलता रहा तो ये संगठित होते हैं और संगठन के रूप में अपनी राष्ट्र का एकता के रूप में काम करते हैं, कभी कभी विरोध के रूप में काम करते हैं, पृथकता को जन्म देते हैं। इसलिए विडंबना भारत की रही है। हमें एकता के सूत्र में रहना है तो भारत का विकास होगा, भारत आगे जाएगा, भारत विकासशील के जब विकसित हो जाएगा। राजनीति में सांप्रदायवाद, तो राजनीति में सांप्रदायवाद इतना बढ़ा है, वर्णवाद, जातिवाद, छुआछूत, संप्रदायवाद इस तरीके से बढ़ गया, इस तरीके से हावी हो गया है। आज हम देखने को मिलता है कि हम कहीं न कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। राजनीति में कभी संप्रदायवाद नहीं होना चाहिए। वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, हमें देश के विकास के नाम पर मांगना चाहिए, जिससे हमारे जो कारण हैं, हमारे जो कार्य हैं पूरे के पूरे हो जाएंगे। अगर हम जाति के नाम पर वोट मांगते हैं या फिर हम कुछ और करते हैं, जरूर हमारे लिए घातक होगा। हमें देश का विकास करना है, व्यक्ति का विकास नहीं करना है। इन कोषों से दूर वर्णवाद, छुआछूत, जातिवाद उत्पन्न हो गए हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए सुधार आंदोलन हुए हैं। जैन और बौद्ध श्रमण परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए इसके लिए हिंदू धर्म, शैव धर्म, शैक्त कई संप्रदाय बनाए गए। भारत में ईसाई, इस्लाम, पारसी धर्मों का आगमन हुआ और इस प्रकार 15वीं 16वीं शताब्दी में राजनीति के तौर पर ही विभिन्न संप्रदायों को जन्म हुआ। राजनीति संप्रदाय का मतलब ये होता है कि जैसे हम प्रशासक हैं या शासक हैं, तो प्रशासक में कोई राजनीति नहीं होती। जो शासक होते हैं, जो राजा होते हैं, किंग होते हैं, वो व्यक्ति ही देश को संचालित करते हैं। इस तरीके से हम इन सारी बातों को करते हैं। और भारतीय राजनीति की समस्या भाषावाद है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषा हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, हिंदी। तो इन अपने अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषाओं के आधार पर, बोलियों के आधार पर देश का
बंटवारा भी हुआ है और ये भाषा हमारे देश के लिए एक समस्या भी है। भाषाओं के पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। भाषावाद प्रांतों में मांग शुरू हो गई है। 1956 में भाषावादी प्रांतों निर्माण हुआ, परंतु इसके बाद भी भाषा के झगड़े समाप्त बिल्कुल नहीं हुए। आज भी भाषावादी प्रांतों में अल्पसंख्यक भाषाभाषी झगड़ते रहते हैं और आपस में एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं और एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते रहते हैं। उनका हमारी राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, ये देखने को हमें मिलता है। निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राष्ट्रीयतावाद और राष्ट्रीय एकता के कई मार्ग में बाधाएं देखने को मिलती हैं। इन बाधाओं में धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय ये सबसे बड़ी बाधा है। भारत के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य ने समस्याओं को अपने स्वार्थ के लिए फूट डाला और इसके लिए समस्त राजनीति को हमने नासूर बन गई है राजनीति हमारे लिए। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, राष्ट्रीय अकाल मृत्यु हो रही है, विभीषिका फैल रही है। इस समय हम नहीं चाहते तो समानता, स्वतंत्रता, एकता और हमारी अखंडता विखंडित हो जाएगी। इसलिए हमें सबको एक मिल कर के रहना है, सबको एक काम करना है, अपने अपने धर्मों का आदर सम्मान करना है, किसी के धर्म को मैं गलत नहीं ठहराना है, तब जाकर के भारतीय राजनीति को हम एक बना सकते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी यूनिट कंप्लीट होती है। तीसरी यूनिट कंप्लीट होती है। इसमें 2 यूनिट और बची हैं। चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट, तो हमारा मेजर विषय कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। चौथी यूनिट के लिए मैं आपसे निवेदन गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में यही कहूँगा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।